ओके, 2 मिनट चालू करते हैं ना हम लोग। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है, ये टॉपिक है फ्रिक्शन। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि फ्रिक्शन के बिना आप तुम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि तुम कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, जैसे चैप्टर नंबर 7 है अपना रोटेशनल मैकेनिक्स है, या फिर चैप्टर नंबर अपना 6 है, तो और ये टॉपिक वैसे ही आपके डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके जो एप्लीकेशन है वो इतने ज्यादा है ना। तो ये होता क्या है, क्यों लगता है, किस तरीके से लगता है और इसकी वैल्यू क्या है, तो फ्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे। एक सेकंड रुकना, एक दो लोग और आ रहे हैं, फिर मैं चालू करता हूँ, है ना। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कोई भी फिनिश्ड बॉडी देखो। जैसे मान लो कि तुम्हें एक कार दिख रही है, तो अगर तुम इस कार की सरफेस को देखोगे ना, तो इस कार की सरफेस पे अगर तुम हाथ लगाओगे, तो तुम्हें लगेगा यार ये कार की फिनिशिंग कितनी अच्छी है यार, कितनी स्मूथ कार है। मतलब तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें ये लगेगा कि इस कार की फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। यू विल फील लाइक कि यार ये कार कितनी मस्त, एकदम ऐसी है। लेकिन अगर तुम इसी लेंथ को, अगर तुम मान लो किसी माइक्रोस्कोप से देखते हो, तो तुम्हें लगेगा, तुम्हें दिखेगा इस तरीके से। तो तुम कितनी भी फिनिशिंग कर लो, ऊपर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी जरूर रह जाती है ना। तुम्हें तुम्हें हाथ लगाने से लगेगा कार कितनी बढ़िया फिनिश्ड है यार, एकदम चिकनी है। लेकिन रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में इस कार के ऊपर तुम माइक्रोस्कोप देखोगे ना, तो चिकनी नहीं होती है, ऐसी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती है। जैसे तुम अगर ना पेपर भी लो, जो तुम पेपर पे पेंसिल लिखते हो ना, तो अपना पेपर भी अगर मैं हाथ लगा तो कितना मस्त स्मूथ लगता है। लेकिन इसी पेपर को अगर तुम मान लो किसी माइक्रोस्कोप से देखो, या किसी हाई इंटेंसिटी वाली लेंस से देखो, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि पेपर के ऊपर भी बहुत सारी इरेगुलरिटी है। तो होता क्या है, अब ध्यान से देखना। मान लो कि अपने पास ये दो बॉडी है, नीचे वाली बॉडी B1, ऊपर वाली बॉडी B2, और B2 वाली बॉडी B1 पे पड़ी है। तो B1 वाली बॉडी भी स्मूथ नहीं है, B2 वाली बॉडी भी स्मूथ नहीं है। तो अगर मैं ऊपर वाली बॉडी पे आगे की तरफ मान लो कोई फोर्स लगाता हूं F, अगर मान लो कि मैं ऊपर वाली बॉडी को मूव करने की कोशिश करता हूं, तो होगा क्या, ध्यान से देखना। ये बॉडी जाएगी, लेकिन रास्ते में ये इन सब से टकराएगी। रास्ते में क्या होगा, ऊपर वाली बॉडी का पार्ट नीचे वाली बॉडी से टकराएगा। अगर ये दोनों बॉडी एकदम स्मूथ होती, तो फिर टकराव की बात ही नहीं है, मैं फोर्स लगाता आगे निकल जाती। लेकिन यहां पे क्या है, दोनों में इरेगुलरिटी है। तो नीचे वाली इरेगुलरिटी ऊपर वाली को आगे बढ़ने से रोकती है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं, इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है, अब ध्यान से देखना। फ्रिक्शन फोर्स लगता कहां पे है, कैसे लगता है, वो सब चीजें ध्यान से समझना, ध्यान से देखना इस टॉपिक को। तो फ्रिक्शन होता क्या है, तो याद रखना, फ्रिक्शन क्या चीज है अपनी कॉपी में लिखो। तो फ्रिक्शन अपोजिस, क्या करता है, अपोजिस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन अपोजिस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। मतलब दो बॉडी को एक दूसरे के ऊपर चलने से रोकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन बॉडी को चलने से रोकता है, नहीं। फ्रिक्शन एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर चलने से रोकता है। अपोजिस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। और कैसे लगता है, एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस। कैसे लगता है, एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल लगता है। जैसे यार नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, एक्ट्स
पैरेलल टू द सरफेस। लिख लो अपनी कॉपी में, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? द फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। और वो कैसे लगता है? एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस, आपके सरफेस के पैरेलल लगता है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर चलने से रोकता है। कैसे रोकता है? आपकी दोनों बॉडी पे इरेगुलरिटी होती है। इरेगुलरिटी मतलब उबड़ खाबड़ होता है। अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा यार कितना उबड़ खाबड़ है, दिखने में तो बड़ा स्मूथ सा लग रहा है, लेकिन होता क्या है कि ऊपर वाली बॉडी का उबड़ खाबड़ नीचे वाली बॉडी के उबड़ खाबड़ के कांटेक्ट में आता है और उन दोनों को चलने में तकलीफ होती है। तो जितना तुम पॉलिश करते हो ना उतना उबड़ खाबड़ खत्म हो जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो तुम्हें याद है वो बाजार में एक सैंड पेपर आता है जिसके ऊपर है ना वो रेती लगी होती है, और अपन किसी भी सरफेस पे घसते हैं तो अपना सरफेस क्या हो जाता है? स्मूथ हो जाता है। तो वो उबड़ खाबड़ को खत्म कर देता है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस। और अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, स्टैटिक फ्रिक्शन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? एक्ट्स व्हेन external force is applied, acts when external force is applied and bodies are not moving, and bodies are not moving। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। सपोज करो कि आपके घर में ये एक अलमारी है। मान लो कि आपके घर में ये एक अलमारी है और अलमारी आपकी यहाँ जमीन पे पड़ी हुई है और आपकी मम्मी आपको बोलती कि बेटा इस अलमारी को आगे खसका दे। आप मान लो कि इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और ये अलमारी आगे नहीं खसक रही। ये अलमारी आगे नहीं खसक रही मतलब अलमारी पे फ्रिक्शन फोर्स कितना कितना लगा? 20 न्यूटन, है ना। मान लो कि आपने फोर्स बढ़ा के 30 न्यूटन कर दिया, अब भी आप देख रहे हो कि आपकी अलमारी आगे नहीं खसक रही, मतलब पीछे की तरफ कितना फोर्स है? 30 न्यूटन। अब मान लो आपने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने बोला नहीं ज्यादा फोर्स लगाते, लेकिन अब भी अलमारी मूव नहीं कर रही, मतलब फ्रिक्शन कितना है? 60 न्यूटन, क्योंकि आपके फोर्स को कौन कैंसिल कर रहा है? फ्रिक्शन कैंसिल कर रहा है। अब आपने मान लो और बढ़ा दिया, आपने लगा दिया 200 न्यूटन, साला अब भी अलमारी मूव नहीं कर रही, मतलब अलमारी में फ्रिक्शन बढ़ के कितना हो गया? 200 न्यूटन। तो अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, ध्यान से देखो, आपने 20 लगाया तो फ्रिक्शन 20 लगा, आपने 30 लगाया तो फ्रिक्शन 30 लगा, आपने 60 लगाया तो फ्रिक्शन 60 लगा, आपने 200 लगाया तो फ्रिक्शन 200 लग गया। ऐसे फ्रिक्शन को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कब लगता है? एक्ट्स व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। आपने जब फोर्स लगाया तभी ये फ्रिक्शन फोर्स लगा। ये नहीं कि घर में अलमारी पड़ी है और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ अलमारी चल रही है, ऐसा तो होता नहीं है कि पड़ी पड़ी अलमारी चलने लग जाए। आप जब फोर्स लगाओगे तभी ये फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? एक्ट्स व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और कब लगता है? व्हेन बॉडीज आर नॉट मूविंग। लेकिन कोई ना कोई तो लिमिट होगी ना, कि पता पड़ा आप लगाते ही जा रहे हो, फ्रिक्शन बढ़ता ही जा रहा है, लगाते ही जा रहे हो, आप इस अलमारी को मूव कर ही नहीं सकते, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मान लो कि आपने किसी टाइम पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपकी अलमारी चलने लग गई, तो जब अलमारी चल जाती है तब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगता है? जब तक आपकी बॉडी नहीं चलती है। तो ध्यान से सुनना अपनी कॉपी में, और इस नोट को अपनी कॉपी में लिख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन के नोट को। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब आप बाहर से फोर्स लगाओगे तभी लगेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तीसरा याद रखना, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड तभी लगेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपने 20 लगाया तो 20 लगेगा, 30 लगाओगे तो 30 लगेगा। और बॉडीज का मोशन नहीं हो रहा है, बॉडीज आर नॉट इन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब है बॉडी एक दूसरे पे नहीं चल रही है, बॉडीज आर नॉट इन रिलेटिव मोशन। ठीक है। और फाइनली, अब मैंने तुम्हें क्या बोला, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि तुम फोर्स बढ़ाते जाओ फ्रिक्शन बढ़ता जाए, कभी कभी होगा नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस एन। लिख लो, एन आपको वैसे ही निकालना आता है। एन होता है नॉर्मल फोर्स और म्यू एस होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिख लो अपनी कॉपी में, म्यू एस होता है
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, क्योंकि म्यूएस की वैल्यू डिपेंड करती है कौन सा मटेरियल है, सरफेस कैसा है। अगर सरफेस पे उबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, सरफेस पे उबड़ खाबड़ कम है तो फ्रिक्शन कम होगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। है ना, तुम्हारे घर में अलमारी पड़ी है और तुम सोचोगे फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा है। तुम अगर अलमारी पे धक्का लगाओगे तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगेगा? जब तक अलमारी मूव नहीं कर जाती, है ना। तो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और बॉडीज आर नॉट इन मोशन। अगर बॉडी चलने लगती है तो कोई और फ्रिक्शन लगता है, उसके बाद में आऊंगा मैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू एस एन। म्यू एस का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल फोर्स। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है अब तक तो पूछो, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा पूरी, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बॉडीज आर नॉट इन रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। तो मान लो कि मेरे पास ये एक बॉडी है, इसका मास है 10 किलो, और ये एक सरफेस पे पड़ी हुई है। और ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस और बॉडी के बीच में म्यूएस आपको दे रखा है 0.2। म्यूएस कितना दे रखा है? 0.2। तो आपको बताना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। तो अपन इस बॉडी का एफबीडी बनाते हैं। तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। अब बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? mg। तो मास कितना है? 10। g कितना है? 10। तो नॉर्मल कितना आ गया? 100 न्यूटन। ताकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन इक्वल टू 0.2 इंटू 100। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? नीचे आएगा 10, 20 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 20। मतलब अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 1। अगर आपने 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 2। अगर आपने 5 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 5। अगर आपने 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 10। अगर आपने 18 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 18। मतलब बॉडी को मूव नहीं करने देगा, आप जितना लगाओगे उतना ही लगेगा। लेकिन अगर आपने 20 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 20। लेकिन जैसे ही आपने 20 के ऊपर लगाया, जैसे ही आपने 20 के ऊपर लगाया, अब आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? चलना चालू कर जाएगी। तो कोई तुम्हें पूछे कि इस बॉडी को चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो कम से कम कितना चाहिए? 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अगर 20 न्यूटन से कम लगाओगे तो ये बॉडी नहीं चलेगी, क्योंकि आप अगर 2 लगाओगे तो फ्रिक्शन 2 लगेगा, अब 10 लगाओगे तो फ्रिक्शन 10 लगेगा, अब 20 लगाओगे तो फ्रिक्शन 20 लगेगा, तो भी बॉडी नहीं चलेगी। बॉडी कब चलेगी? जब आप 20 से ज्यादा फोर्स लगाओगे। मान लो आपने 20.001 भी लगाया तो आपकी बॉडी चलना चालू हो जाएगी। और जब बॉडी चलती है तो उसको फिर हम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन तुम सबको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? कोई डाउट है तो पूछो। और कोई डाउट नहीं है तो अब ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये, तुम्हें सब कुछ बताना है। तुम्हें क्या क्या बताना है मैं तुम्हें पूछ रहा हूं। आपके पास ये एक बॉडी है जिसका मास है 20 किलो, और ये एक टेबल पे पड़ी है। यहां पे आपको 0.4 दे रखा है म्यू एस। एक तो आपको बताना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। दूसरा आपको बताना है विल द बॉडी मूव, विल द बॉडी मूव इफ फोर्स अप्लाइड। मान लो मैं इसमें कोई फोर्स लगा रहा हूं। इफ फोर्स अप्लाइड इज, पहला 2 न्यूटन, दूसरा 20 न्यूटन, तीसरा 200 न्यूटन, चौथा 150 न्यूटन, पांचवा 2000 न्यूटन, और छठा आ जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड ना, छठा आ जाएगा तुम्हारा सपोज करो 80 न्यूटन। तो आपको बताना है इन सब केस में कौन से केस में आपकी बॉडी चल सकती है। अगर मैंने 2 का लगाया, 20 का लगाया, 200 का लगाया, 150 का लगाया, 2000 लगाया, 80 लगाया, सब निकालो क्या आएगा इसका आंसर। ट्राई करो सब लोग।
आ गया सबका आंसर? जल्दी सॉल्व करो यार, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर डालो कितना आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होता है। कितना आ रहा है हर्ष, कितना आ रहा है हिमांग, कितना आ रहा है मानद? ट्राई करो कितना आ रहा है। अगर इतने आसान क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या होगा, नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा? क्योंकि ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो मास कितना है 20, जी कितना है 10, तो ये आ गया 200, और ये कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 200, तो इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 80 न्यूटन। तो अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि क्या बॉडी मूव करेगी, नहीं। और फ्रिक्शन भी कितना लगेगा 2 न्यूटन। ये नहीं कि फ्रिक्शन लगेगा 80 न्यूटन, नहीं। आप जितना फोर्स लगाओगे, अगर 80 न्यूटन से कम है, तो आप जितना फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन भी उतना ही लगेगा। अगर मैं 20 न्यूटन लगाऊंगा तो बॉडी मूव करेगी क्या? नहीं करेगी। फ्रिक्शन कितना लगेगा 20। लेकिन अगर आप 200 लगाओगे तो बॉडी मूव करेगी। फ्रिक्शन कितना लगेगा उसके बाद में आता हूं मैं। अगर आप 150 लगाओगे तो भी बॉडी मूव करेगी। अगर आप 2000 लगाओगे तो भी बॉडी मूव करेगी। अगर आप 80 लगाओगे तो भी बॉडी मूव नहीं करेगी, और फ्रिक्शन कितना लगेगा 80 न्यूटन। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। तो जब तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जितना फोर्स नहीं लगा दोगे, तब तक आपकी बॉडी नहीं चलेगी, है ना? तो याद रखना, अपनी कॉपी में ये लाइन लिख लो कि वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मतलब अगर आपने 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा 2। अगर आपने 10 लगाया तो 10। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है एफ एस। अगर आपने इसके ऊपर लगाया तो आपकी बॉडी चलेगी, फिर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता। इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लो, वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है? किसी को अब स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। किसी को कोई भी डाउट है स्टैटिक फ्रिक्शन में तो क्लियर कर लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। वो टॉपिक है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जैसे मान लो सेम अलमारी है, और अलमारी पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मान लो आ रही थी तुम्हारी 100 न्यूटन, और मान लो आपने इस पे लगा रखा है 120 न्यूटन। अब तो अलमारी चलेगी। तो जब अलमारी चलती है, तो व्हेन बॉडीज आर इन रिलेटिव मोशन, व्हेन बॉडीज आर इन रिलेटिव मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब बॉडीज का क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, और इसमें इसकी कोई वैल्यू फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। इट्स वैल्यू इज अ कांस्टेंट। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के एन, और म्यू के मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लिखो इसको अपनी कॉपी में सब, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के इक्वल टू म्यू के एन, और एन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो जब बॉडी का रिलेटिव मोशन होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। इसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड नहीं करती है। इट्स वैल्यू इज अ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है? एक कांस्टेंट है, और उसका फॉर्मूला क्या है? एफ के इक्वल टू म्यू के एन। एन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। म्यू के क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लिख लो इसको। लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो कोई तुम्हें पूछे कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई दो डिफरेंस बताओ। स्टैटिक कब लगता है? जब बॉडी का रिलेटिव मोशन नहीं होता। काइनेटिक कब लगता है? जब रिलेटिव मोशन होता है। स्टैटिक की वैल्यू डिपेंड करती है कि भैया आप कितना फोर्स लगा रहे हो। काइनेटिक की वैल्यू फिक्स होती है म्यू के एन। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो क्वेश्चन है ये, आपकी ये एक बॉडी है, आपको दे रखा है कि इस बॉडी का मास 5 किलो है, और आपको दे रखा है कि यहां पे जो म्यू के है वो 0.2 है, और जो म्यू एस है वो 0.15 है। ठीक है?
और आपको एक सेकेंड, म्यू के आपको 0.15 दे रखा है और म्यू एस आपको 0.2 दे रखा है। म्यू के 0.15, म्यू एस 0.2। और मेरा क्वेश्चन है, मैंने इस बॉडी पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये बॉडी चलेगी? और चलेगी तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? आप कैसे करते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहला काम होता है नॉर्मल फोर्स निकालो। तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। ना तो ये ऊपर जा रही है ना नीचे, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा mg, मास तो 5 है, जी कितना है 10, तो नॉर्मल कितना आ गया 15 न्यूटन। सबसे पहला काम है नॉर्मल निकालना। उसके बाद आप चेक करो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो म्यू एस एन, तो म्यू एस कितना है 0.2, नॉर्मल कितना है 50। तो सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करोगे तो ये 10 से 10 गया, तो ये कितना आया 10 न्यूटन। मतलब अगर आपने 10 या 10 से कम फोर्स लगा रखा है तो आपकी बॉडी नहीं चलेगी। चेक करो, आपने कितना लगाया 200, तो अगर आपने 200 लगाया मतलब बॉडी चलेगी, क्योंकि 200 तो भैया 10 से ज्यादा है। और जब बॉडी चलती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा 0.15, और नॉर्मल कितना है 50। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 7.5 न्यूटन। तो ये तुम्हारा आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब तुम ध्यान से देखो, आपकी बॉडी का एफबीडी बनाओ। तो आगे की तरफ तो कितना लग रहा है 200, पीछे की तरफ कितना लग रहा है 7.5। फ्रिक्शन का लगेगा, पीछे लगेगा कितना लगेगा 7.5। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है नॉर्मल, नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg। तो नॉर्मल mg तो बराबर है, और बॉडी कहां जा रही है, उस तरफ जा रही है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स। तो 200 माइनस 7.5, और नेट फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सलरेशन, तो 5 इंटू ए। तो आपकी बॉडी का एक्सलरेशन कितना आएगा 192.5/5। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। पहली स्टेप क्या है, नॉर्मल निकालो। सेकंड स्टेप क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करो। अगर आपने जो फोर्स लगाया वो ज्यादा है, मतलब बॉडी पे कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक। फिर काइनेटिक की वैल्यू निकालो और एफबीडी बनाओ। और बॉडी आगे जा रही है, मतलब आगे वाला फोर्स ज्यादा है पीछे वाला कम है, तो आगे वाले में से पीछे को माइनस करो। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में पूछो, क्योंकि अगला पूरा क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है। कोई डाउट नहीं है, तो अब तुम सब ध्यान से करो। अगला क्वेश्चन है ये, आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी का वजन है 10 किलो, और ये एक सरफेस पे पड़ी है। इस सरफेस का जो म्यूएस है वो आपको 0.3 दे रखा है, म्यू के आपको 0.2 दे रखा है, और मैंने इस बॉडी पे आगे की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो आपको बताना है कि इसका एक्सलेरेशन क्या होगा। तो तुम चेक करो, सबसे पहले नॉर्मल निकालो, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक करो। अगर पता पड़ा 100 आपका उससे कम है तो चलने वाली नहीं है। अगर ज्यादा है तो आप फिर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो, फिर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और फिर आप एक्सलेरेशन निकालो। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सब बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आ भी गया सबका आंसर? क्या आ रहा है इसका आंसर? सबसे पहले नॉर्मल फोर्स चेक करो। तो नॉर्मल आएगा 100 न्यूटन, चेक करना। क्योंकि एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ mg आएगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल। जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो नॉर्मल कितना है 100। अब आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। तो म्यू एस कितना है 0.3, नॉर्मल कितना है 100, तो ये कितना है 30। पर अपना फोर्स तो ज्यादा है, अपना फोर्स तो 100 है, ज्यादा है, मतलब बॉडी क्या करेगी, इसका मतलब बॉडी चलेगी। तो फ्रिक्शन तो ये 30 न्यूटन, तो अपना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बॉडी चल रही है। तो म्यू के एन लगाओगे तो 0.2 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। तो अब इसका एफबीडी बनाओ। आगे की तरफ तो 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, और पीछे की तरफ कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। पीछे की तरफ कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। आपका नेट फोर्स कितना हुआ, आगे वाले फोर्स में से पीछे वाले को घटाओ, तो आपका नेट फोर्स कितना हुआ 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 आ जाएगा तुम्हारा 80। और नेट फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सलेरेशन 10 इंटू ए। तो आपका एक्सलेरेशन कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फात्सल ये ध्यान से देख, अगर बॉडी चलती है तो काइनेटिक लगता है, अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो स्टैटिक लगता है। ये इसका आंसर है। कोई डाउट है तो पूछो, तुम पूछोगे नहीं तो तुम अटक जाओगे, मैं नहीं जानता। सबसे पहला नॉर्मल फोर्स, फिर आप चेक करो कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, और फिर आप चेक करो आपने कितना लगाया। अगर आपने जो लगाया मान लो वो स्टैटिक से ही कम है तो बॉडी चलने ही नहीं वाली है, एक्सेलरेशन जीरो है। और अगर मान लो कि आपने जो फोर्स लगाया वो ज्यादा है तो बॉडी चलेगी। लेकिन जब बॉडी चलती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक। तो इस तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास ये एक बॉडी है, इसका मास है 10 kg, ठीक है, और ये एक सरफेस पे पड़ी हुई है, और यहाँ पे आपको स्टैटिक म्यू एस आपको दे रखा है 0.2, और म्यू के आपको दे रखा है 0.1, और मैंने इस बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का। तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सर बॉडी मूव ही नहीं करी थी। हाँ, जीरो होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल फोर्स निकालोगे तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, mg। तो मास 10 है, g 10 है, तो नॉर्मल फोर्स कितना आया, 100। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन म्यू एस एन। तो म्यू एस कितना है 0.2, नॉर्मल कितना है 100, तो ये कितना आया 20। अब भाई जब तक तुम 20 न्यूटन नहीं लगा सकते, मतलब अगर तुम 20 से ज्यादा लगाओगे तो ही बॉडी चलेगी, पर आपने लगाया 1 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक है, अब सुनो, नेक्स्ट है फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखो अपनी कॉपी में, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब इसको ध्यान से समझना। सपोज करो कि आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और आपको ये एंगल थीटा दे रखा है, और यहां पे कोई मास है m। तो mg कहां लगेगा, नीचे पर। याद है मैंने तुझे क्या सिखाया था उस दिन तुम्हें, कि इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा mg का, mg cos थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin थीटा। और आपका नॉर्मल कहां लगेगा, उधर की तरफ। लेकिन ध्यान से देखना, आपकी बॉडी या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, इधर इधर तो मोशन होने नहीं वाला। तो याद रखना, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल फोर्स कितना लेना तुम, एन को आप लेना mg cos थीटा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। इंक्लाइन प्लेन पे आपकी बॉडी का मोशन ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा, तो नॉर्मल फोर्स आप कितना लेना, mg cos थीटा। ठीक है, और फिर अगर बॉडी के पीछे अगर तुम्हारा मान लो रस्सी है तो टेंशन लगा देना, है ना। वो डिपेंड करेगा कि रस्सी है कि नहीं, लेकिन नॉर्मल जनरली इंक्लाइन प्लेन पे आपको कितना मिलेगा, mg cos थीटा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये लिख लो इसको अपनी कॉपी में। याद है मैंने तुम्हें उसने एक्सप्लेन किया था कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे कोई मास पड़ा हुआ है तो उसके दो कंपोनेंट आते हैं। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, और पैरेलल टू द इंक्लाइन नीचे की तरफ क्या आता है, mg sin थीटा। जब आपका ये वाला एंगल कितना हो, थीटा हो। ये तुम्हें याद रखना है ना। तो एक क्वेश्चन इसका मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसको लिख लो, इसको लिख लो। फिर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, अगला तुम्हें करना है। देखो एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, और यहां पे आपके पास एक मास पड़ा हुआ है m1, और यहां से एक रस्सी जा रही है, और यहां पे नीचे आपके पास एक और मास है m2। आपको एंगल दे रखा है थीटा, और आपको पूछा है कि इसका इन दोनों मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो जो नीचे वाला मास है, मान लो ऊपर की तरफ टेंशन टी है, तो इसका एफबीडी बनाओ तो नीचे की तरफ तो क्या आएगा, m2g, ऊपर की तरफ टेंशन टी। पर मान लो ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, m2g माइनस टी। और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन आ गई है। अब इस m1 की बात करते हैं, ध्यान से देखना। इस m1 का एक कंपोनेंट तो उधर की तरफ आएगा, कितना आएगा, m1g cos थीटा। एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा, m1g sin थीटा। एक कंपोनेंट नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा। और मान लो कि यहां पे तुम्हें दे रखा है कि तुम्हारा ये बॉडी चल रही है, मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट तुम्हें म्यू दे रखा है, ठीक है, और टेंशन भी का है। ध्यान से देखो इस बॉडी पे, तो नीचे की तरफ टेंशन भी उधर की तरफ है क्योंकि रस्सी उधर है, और आपका m1g sin थीटा भी इधर की तरफ है। आपका इधर की तरफ क्या आ जाएगा, नॉर्मल। आपका उधर की तरफ क्या आ जाएगा, m1g cos थीटा।
और पीछे की तरफ क्या आ जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नॉर्मल तो किसके बराबर हो गया, आपका नॉर्मल बराबर हो जाएगा m1g cos थीटा के। और अगर ये बॉडी नीचे आ रही है मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, t प्लस m1g साइन थीटा। आपका नेट फोर्स कितना आएगा, t प्लस m1g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखोगे म्यू n, और n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा तुम्हारा